Hello everyone, welcome back to my channel. So we are starting with the chapter Indian bronze sculpture. तो इसमें बेसिकली आप इंडियन ब्रोंज जो भी इंडियन स्कल्पचर है ब्रोंज स्कल्पचर उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं एंड उसकी टेक्निक्स देखेंगे एंड दो इम्पोर्टेंट जो स्कल्पचर है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर. So this is the introduction. We need to start with the introduction. Indian bronze sculpture. Wait. So, Indian rose culture form an important part of country's artistic heritage. तो क्या बोल रहे हैं जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आर्टिस्टिक हेरिटेज को शो करता है हमारे इंडियन हेरिटेज को. फ्रॉम एंशियंट टाइम्स इंडियन आर्टिस्टिक यूज मेटल स्पेशली ब्रोंज. तो क्या होता था कि जो हमारा एंशियंट टाइम था वहाँ उस समय जो था स्पेशली जो ब्रोंज था उसकी जो भी मूर्तियां होती थी और भी चीजें होती थी. ब्रोंज मतलब एक एलोय होता है, मतलब एक तरीके का मेटल ही होता है जिसमें कॉपर एंड टिन होता है मिक्सचर एंड उससे बनाया जाता है मूर्तियों को. टू क्रिएट आइडल्स, गॉड, गॉडेस, डांसर्स एंड एनिमल्स. तो इन सब चीजों को, इन आइडल्स को, मूर्तियों को बनाया जाता है. These sculptures are admired of their fine detailing, smooth finish, perfect properties and spiritual expression. तो इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, लाइक बहुत ही स्मूथ तरीके से बनाया होता है, इसमें बहुत डिटेलिंग करी जाती है, परफेक्ट तरीके से इसका प्रोपोर्शन का भी ध्यान रखा जाता है, मतलब एवरीथिंग दैट नीड टू बी परफेक्ट. तो जैसे आप इसमें देख रहे हो, ये आप मूर्ति देखोगे तो ये उस समय ही बनाई गई है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. The greatest development of bronze art took place during the Chola period. तो चोला पीरियड का जो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट रहा था वो चोला पीरियड के जो भी आर्टिस्टिक स्कल्पचर थे, ब्रोंज स्कल्पचर उस समय का है, जो कि 9th से 13th सेंचुरी सी के टाइम पे हुआ था. साउथ इंडिया वेयर ब्रोंज फिगर्स वर यूज फॉर वर्शिप एज वेल एज टेम्पल प्रोसेशन. तो टेम्पल में पूजा वगैरह करने के लिए भी इन मूर्तियों को बनाया जाता था, यूज किया जाता था. ब्रोंज कल्चर शो. तो बेसिकली अब हम इसके देखते हैं कि वो शो क्या करते हैं. तो ब्रोंज कल्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें एक मास्टरी ऑफ मेटल टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो कि वो मेटल की भी जो चीजें होती थी उसको बनाने में उन्होंने मास्टरी हासिल कर रखी थी. डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एनाटोमी, एंड उनको ह्यूमन एनाटोमी के बारे में भी पता था. हाई आर्टिस्टिक इमेजिनेशन, एंड साथ ही साथ उनमें एक हाई आर्टिस्टिक इमेजिनेशन भी उस समय तक उन आर्टिस्ट के पास डेवलप हो चुकी थी. डिवोशन एंड सिंबल, सिंबोलिज्म ऑफ इंडियन कल्चर. एंड साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि जो इंडियन कल्चर है, ये जो भी कल्चर है ब्रोंज कल्चर, वो के इंडिया को के जो कल्चर है उसको एज अ सिंबल एंड डिवोशन के रूप में भी शो कर रहा है. So that is the introduction we need to understand. So move to the next slide. Now we have the second slide जिसमें हम मेथड पढ़ने वाले हैं. मेथड ऑफ कास्टिंग, सॉलिड एंड हॉलो. तो मतलब अब हम पढ़ेंगे कि जो पहले के लोग थे वो किस मेथड का यूज करते थे मूर्तियों को बनाने में, एंड वो उसका टाइप क्या होता था, सॉलिड एंड हॉलो क्या है उसके बारे में भी समझेंगे. तो पहला जो पॉइंट आता है, या the lost wax method, wax process is a traditional technique used. ये क्या है, एक टेक्निक है, मेथड used for making objects और sculptures from metal. तो ये मेटल को से जो स्कल्पचर बनाना होता है उसको बनाने का ये एक टेक्निक है, लॉस्ट वैक्स मेथड प्रोसेस. इट इज अ वेरी ओल्ड मेथड, यानी ये सबसे पुराना मेथड है एंड इसको हम, अगर आपको जानना है तो ये इस मेथड को हम अभी भी यूज करते हैं. इस टाइम पे भी इस मेथड को यूज किया जाता है ना, आपने देखा भी होगा. इज यूज इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया ऑल्सो दिस मैथ इंडिया इन इंडिया ऑल्सो दिस मेथड इज प्रैक्टिस इन प्लेसेस लाइक, साथ ही साथ इंडिया के इन प्लेसेस में लाइक हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में भी इस मेथड को यूज किया जाता है. नेक्स्ट तो हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ द वैक्स प्रोसेस. तो वैक्स प्रोसेस का जो स्टेप है, लाइक स्टेप्स देखने के लिए, तो वैक्स मॉडल इज मेड. तो पहला क्या होता है कि जैसा आप नाम से ही देख रहे हो कि यहाँ पे
वैक्स किसको लॉस्ट करने की, वैक्स। तो सबसे पहले क्या होगा, बनाना पड़ेगा मॉडल, वैक्स का मॉडल बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। आर्टिस्ट फर्स्ट प्रिपेयर अ वैक्स मॉडल ऑफ द स्कल्पचर। तो सबसे पहले जो है वो वैक्स का मॉडल बनाया जाता है, जैसा आप इसमें देख रहे हो। एंड देन क्या होता है, एंड साथ ही साथ जो वैक्स होती है उस पे आसानी से जो डिटेलिंग होती है, जो भी आर्टिस्ट को कार्व करना होता है, उस पे बहुत सुंदर तरीके से जो भी डेकोरेशन करने होते हैं वगैरह वगैरह, उनको इस पे कर दिया। नेक्स्ट आता है क्ले कोटिंग। देन जो वैक्स तैयार होता है मॉडल, उसके ऊपर क्या होता है कि जो क्ले, जैसे आप देख रहे हो इसमें, ये क्ले होता है, इसको चढ़ाया जाता है वैक्स के ऊपर। तो क्ले कोटिंग करी जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, द वैक्स मॉडल इज कवर्ड विद अ थिक पेस्ट ऑफ क्ले, जिस क्ले किससे मिला होता है, ब्रिस्क डस्ट से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से मिला करके ये जो क्ले होता है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है, अ स्मॉल ओपनिंग लिंक इज लेफ्ट फॉर द वैक्स टू कम आउट। एंड साथ ही साथ एक स्मॉल ओपनिंग पॉइंट बनाया जाता है, जैसे इसमें आप देख सकते हो, जिससे कि जो वैक्स, एक्स्ट्रा वैक्स जो हमने लगाया है उसको निकाल सके, एक चैनल बनाया जाता है, उसके थ्रू वो निकल जाता है। नेक्स्ट मूव टू दी अनदर स्लाइड। या तो दिस इज द थर्ड। तो थर्ड जो आता है स्टेप, वो आता है मेल्टिंग द वैक्स। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले, अब क्या होता है कि हमने कोटिंग कर दी, कोटिंग करने के बाद यहाँ पे उसको, क्ले को हीट करा जाता है, हीटेड ऑन अ ओपन फायर, द वैक्स मेल्ट्स एंड फ्लोज आउट थ्रू द लिंक वे। एक लिंक जो हमने बनाया था उसके थ्रू जो है वो सारा वैक्स निकल जाता है। एन एम्प्टी स्पेस इज फॉर्म्ड इनसाइड द क्ले कवर। तो जो ये एम्प्टी स्पेस आप देख रहे हो ना, इसके अंदर जो है ये एम्प्टी स्पेस बन जाता है। एंड ब्रेकिंग द क्ले, उसके बाद जो क्ले को है उसको ब्रेक करा जाता है, जिससे जो क्ले है वो हट जाए। आफ्टर कूलिंग द आउटर क्लेयर इज ब्रोकन, द मेटल स्कल्पचर अपीयर इनसाइड, फिनिशिंग द स्कल्पचर। जो हॉलो स्पेस होता है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वैक्स होता है वो जो भी हमने मेटल का जो भी हमने लेयरिंग बनाई थी, लिक्विड बनाया था, उसको उसमें पुट किया जाता है स्पेस के अंदर, जो खाली स्पेस बनता है उसके अंदर। उसके बाद जो वो तैयार होता है पूरा स्कल्पचर, जैसे ये है, ब्रेक करने के बाद ये आप फाइनल देख रहे हो, ये निकलता है। तो फिनिश द आर्टिस्ट स्मूथ सरफेस, रिमूव्स एक्स्ट्रा मेटल एंड पॉलिश इट, फिनिशिंग गिव्स द आइडल एंड अ क्लियर लुक। तो आपने समझ लिया कि कैसे क्या होता है। पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। जो पहला होता है प्रोसेस, वो होता है वैक्स से स्कल्पचर को तैयार करना। दूसरा होता है उसके ऊपर क्ले कोटिंग करना, और एक ऐसा क्ले कोटिंग करना जहाँ पे एक चैनल भी बनाया, जिससे जो एक्स्ट्रा क्ले है उसको निकाला जा सके। एंड देन आता है उसको मेल्ट करना वैक्स को। जैसे ही वैक्स मेल्ट होता है, एक जो चैनल जो हमने बनाया था उसके थ्रू, वो फिर हॉलो स्पेस, एंड उसी के थ्रू हम जो हमारा पिघला हुआ, जो भी पिघला हुआ मेटल है या ब्रोंज है, उसको डालते हैं। एंड देन वो एक मोल्ड का शेप ले लेता है, एंड उसको जो स्मूथ होता है सरफेस, उसको लास्ट में पॉलिशिंग करा जाता है, जो भी ब्रोंज से बनाया जाता है। दैट इज दी लॉस्ट वैक्स मेथड। तो मतलब वैक्स को खत्म करा, मतलब पिघलाया जाता है, मेल्ट करा जाता है, एंड उसमें एक हॉलो स्पेस होता है। दैट इज द ओवरऑल प्रोसेस। सो द नेक्स्ट स्लाइड, या तो मैं आपको दो एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था, जो पहला जो होता है वो वैक्स मॉडल बनाना होता है, देन उसके ऊपर क्ले कोटिंग करी जाती है, एंड जो क्ले कोटिंग है उसके बाद जो वैक्स होता है एक्स्ट्रा, उसको मेल्ट किया जाता है, एंड जो हॉलो स्पेस होता है उसमें मोल्टेन मेटल को डाला जाता है, एंड वो शेप ले लेता है किसका, ये वैक्स मॉडल जो हमने बनाया था उसका। एंड देन ब्रेकिंग द स्कल्पचर, फिर जो एक्स्ट्रा जो क्ले होता है उसको ब्रेक करा जाता है, एंड फिनिश होता है हमारा स्कल्पचर यहाँ पे, एंड सॉलिड जो कास्टिंग होती है वो यहाँ पे तैयार हो जाती है। So that is the overall process that you need to understand. So move to the another slide. या तो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड एंड हॉलो कास्टिंग क्या होती है। तो सॉलिड एंड हॉलो एंटायर मॉडल इज फिल्ड कंप्लीटली विद मेटल। तो सॉलिड में क्या होता है कि जो मोल्ड होता है वो पूरा ही फिल्ड करा जाता है सिर्फ और सिर्फ मेटल से। क्या होता है, मेटल। तो ये सॉलिड कास्टिंग होती है। स्कल्पचर बिकम्स हैवी एंड सॉलिड। तो क्योंकि मेटल होता है इसमें, इसीलिए जो स्कल्पचर होता है बहुत ही हैवी होता है एंड सॉलिड होता है। यूज फॉर स्मॉल इमेजेस, मतलब स्मॉल जो मूर्तियां होती है छोटी छोटी, उसके लिए ये बनाया जाता है स्पेशली। एंड हॉलो कास्टिंग में क्या होता है कि अ क्ले कोर इज मेड फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो होता है वो क्ले कोर बनाया जाता है पहले, then wax is applied over the clay core. Details are carved on the wax. एंड इसमें क्या होता है कि जो डिटेल्स होती है वो कार्व्ड कहाँ होती है, वैक्स के ऊपर। After wax melts, the metal fills the space between clay layers.
clay layers and clay layers. So metal fills the space between clay layers. जो clay layers जो होती है उसका जो भी स्पेस होता है उसको फिल कर देता है. आफ्टर द स्कल्पचर बिकेम्स हॉलो एंड लाइटर एंड उसके बाद जो स्कल्पचर होती है जैसे ही वो वैक्स जो है वो मतलब मेल्ट हो जाती है उसके बाद जो स्कल्पचर होता है वो हॉलो हो जाता है जिसकी वजह से वो लाइट हो जाता है. यूज फॉर लार्ज साउथ इंडियन रोल एंड ये बेसिकली ज्यादातर जो हॉलो कास्टिंग होती है यूज किया जाता है लार्ज साउथ इंडियन रोल्स को बनाने के लिए. So that is the hollow and solid casting. Next slide. Yeah. Topic that we have the study of. Next topic we have to study of South Indian roses. तो मेनली आपको दो इसमें स्कल्पचर जो है वो स्टडी करना है. तो इसमें जो भी दो स्कल्पचर है पहला एंड दूसरा वो चोला पीरियड के टाइम पे बनाया गया था. तो द चोला डायनेसिटी इज नोन फॉर द फाइनेस्ट ब्रोंज स्कल्पचर इन इंडियन हिस्ट्री. तो चोला डायनेसिटी को जाना जाता है उसके फाइनेस्ट ब्रोंज स्कल्पचर के लिए. द आर्टिस्ट अचीव परफेक्ट बैलेंस बिटवीन रियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी. तो इन इस समय के जो आर्टिस्ट थे उनको रियलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी में एक बैलेंस तरीके से कैसे अपने आर्टिस्टिक अचीवमेंट को दिखाना है वो उनको बहुत अच्छे से पता था एंड वो बहुत ही बैलेंस तरीके से उसमें शो भी होता था. मोस्ट ब्रोंजेस वर क्रिएटेड फॉर टेम्पल्स एंड कैरीड ड्यूरिंग रिचुअल्स. तो ज्यादातर जो ब्रोंज स्कल्पचर होते थे वो क्रिएट किए जाते थे टेम्पल्स के लिए एंड उनको रिचुअल्स के लिए भी लेके जाया जाता था. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले स्कल्पचर से जो है नटराज चोला पीरियड का. तो द नटराज इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक क्रिएशन ऑफ द चोला ब्रोंजेस. तो चोला टाइम पे डायनेस्टी के टाइम पे सबसे जो आइकॉनिक क्रिएशन था वो था नटराज. इट रिप्रेजेंट तो ये बेसिकली जो मूर्ति है वो रिप्रेजेंट करती है लॉर्ड शिवा को जो एक कॉस्मिक डांसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एक तांडव करते हुए उनको परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है. जो एंड साथ ही ये सिंबलाइज करते हैं क्रिएशन को प्रिजर्वेशन को एंड डिस्ट्रक्शन को. डिस्ट्रॉयर क्रिएटर एंड प्रोटेक्टर के रूप में इनको हम सिंबलाइज कर सकते हैं. यहाँ पे फीचर जो है नटराज ब्रोंज का वो है पहला शिवा डांसेस इनसाइड अ सर्कल ऑफ फ्लेम्स जिसे प्रभम मंडाला बोला गया है. ही हैज 4 आर्म्स. तो इसमें जो है इनके 4 आर्म्स भी बाजू दिखाई गई है. एक बाजू है जिसमें एक जो हैंड है वो उसमें उन्होंने डमरू ले रखा है जो कि क्रिएशन को शो करता है. आप यहाँ पे देख सकते हो. एंड जो दूसरा है उसमें अग्नि है. यहाँ दिस इज द अग्नि. एंड नेक्स्ट जो आता है वो है वेट या तो नेक्स्ट जो हैंड है उसमें अभ्या मुद्रा में है जो प्रोटेक्शन को शो कर रहा है. दिस इज द अभ्या मुद्रा प्रोटेक्शन को. एंड जो फोर्थ पॉइंट टू हिज रेज्ड फुट सिंबलाइज करता है लिबरेशन को. एंड इनका जो पैर है वो सिंबलाइज क्या कर रहा है लिबरेशन को. द राइट लेग क्रशेस डिमोन एंड जो उनका राइट लेग है वो डिमोन को क्रश करते हुए दिखाया गया है जिसका नाम है अपस्मारा. सिंबलाइज करता है ये इग्नोरेंस को. Hair is spreads on both sides, showing the energetic movement of the dance. Perfect balance, rhythm and grace. So overall जो ये स्कल्पचर है इसमें एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है रिदम में ग्रेस में एंड उनको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे कार्व किया गया है मूर्ति को. एंड नेक्स्ट हम सिंबलाइज देख लेते हैं कि इसका सिंबलिज्म बेसिकली है किस पे. तो कॉस्मिक साइकिल को ये जो मूर्ति है वो रिप्रेजेंट करती है जिसमें हमारे बर्थ लाइफ डिस्ट्रक्शन एंड रीबर्थ को शो किया गया है. तो शिवा एज अ नटराज रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या कॉस्मिक साइकिल को. तो दैट इज द नटराज स्कल्पचर चोला पीरियड दैट इज फिनिश्ड. नाउ वी हैव टू मूव ऑन दी अदर
अदर स्कल्पचर नेम देवी उमा। तो ये भी जो स्कल्पचर है वो भी चोला पीरियड का ही है। तो देवी उमा ऑल्सो नोन एज पार्वती। तो देवी उमा को मतलब यहाँ पे जो उमा है वो पार्वती को शो किया गया है। इज अनदर सिग्निफिकेंट ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ चोला। तो ये भी चोला एरा का ही है, डायनेसिटी का। शी इज डिपिक्टेड एज अ डिवाइन फेमिनाइन। तो उनको एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह यूज डिपिक्ट किया गया है, द जेंटल नर्चरिंग एंड द ग्रेसफुल एस्पेक्ट ऑफ गॉडनेस। तो देवी के रूप में इनको शो किया गया है, यहाँ पे जेंटल है, ये नर्चरिंग है एंड ग्रेसफुल तरीके से इसको कार किया गया है। इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो पहला फीचर है वो है स्टैंड्स इन अ जेंटल त्रिभंग पोस्चर। तो इनका जो पोस्चर है वो उसका नाम दिया गया त्रिभंग। त्रिभंग पोस्चर, थ्री बेंड पोज। तो आप देख सकते हो ये बेंड तरीके से जो पोज दे रही है इसको बोला गया थ्री बेंड पोज। कैरीज एन एक्सप्रेशन, इसमें एक कामनेस एक्सप्रेशन एंड डिवाइन ब्यूटी को भी दिखा। तो डिवाइन ब्यूटी है एंड कामनेस को भी इनके एक्सप्रेशन के थ्रू हम देख सकते हैं। वियर एलाबोरेट ऑर्नामेंट क्राउन एंड ड्रेपरी। तो आप देख सकते हो उन्होंने क्राउन पहना हुआ है, साथ ही साथ पीछे भी देख सकते हो एंड ड्रेपरी भी धारण कर रखी है, साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स भी है उन्होंने पहन रखे हैं। तो अब यहाँ पिक्चर में आप ऑब्जर्व अच्छी तरह कर सकते हो। आप एक बार बुक भी आप चेक कर सकते हो, उसमें आप अच्छे तरीके से देख पाओगे। Slim waist, round face and smooth contour show mastery of ideal proportion and बहुत आइडल प्रोपोर्शन तरीके से इसको बनाया गया, बहुत ही डिटेलिंग के साथ हर चीज का ध्यान रख के। ऑफन पेयर्ड विथ शिवा ब्रोजेस टू फॉर्म उमा माहेश्वरा कंपोजिशन। अक्सर जो इनको ये जो पिक्चर इनको पेयर किया जाता है शिवा के साथ, जो दिखाता है उमा माहेश्वर कॉम्पोजिशन को फॉर्म करती है। इनका जो सिंबलाइजेशन है, सिंबोलिज्म है, वो है देवी उमा रिप्रेजेंट करती है ब्यूटी को, फर्टिलिटी को, स्ट्रेंथ को एंड कंपैशन को, रिफ्लेक्टिंग चोला डिवोशन टू शक्ति। तो दिखाते हैं कि जो चोला डायनेस्टी है वो शक्ति को कैसे देखते थे, एज अ ब्यूटी, फर्टिलिटी एंड। तो हम देख सकते हैं कि जो देवी उमा है पार्वती, तो उस समय के जो लोग थे वो देवी उमा को एज अ फेमिनिन या फिर स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ वुमन के रूप में देखते थे। तो these two sculpture we have finished this chapter now. uh, we have end this chapter. Thank you everyone for watching this video. Like if you liked my video, then like, share and subscribe to my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टॉपिक वी हैव द स्टडी ऑफ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी ऑफ साउथ इंडियन रोजेस। तो मेनली आपको दो इसमें स्कल्पचर जो है वो स्टडी करना है। तो इसमें जो भी दो स्कल्पचर है, पहला एंड दूसरा, वो चोला पीरियड के टाइम पे बनाया गया था। तो द चोला डायनेसिटी इज नोन फॉर द फाइनेस्ट ब्रोंज स्कल्पचर इन इंडियन हिस्ट्री। तो चोला डायनेसिटी को जाना जाता है उसके फाइनेस्ट ब्रोंज स्कल्पचर के लिए। द आर्टिस्ट अचीव परफेक्ट बैलेंस बिटवीन रियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इस समय के जो आर्टिस्ट थे उनको रियलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी में एक बैलेंस तरीके से कैसे अपने आर्टिस्टिक अचीवमेंट को दिखाना है वो उनको बहुत अच्छे से पता था एंड वो बहुत ही बैलेंस तरीके से उसमें शो भी होता था। मोस्ट ब्रोंजेस वर क्रिएटेड फॉर टेम्पल्स एंड कैरी ड्यूरिंग रिचुअल्स। तो ज्यादातर जो ब्रोंज स्कल्पचर होते थे वो क्रिएट किए जाते थे टेम्पल्स के लिए एंड उनको रिचुअल्स के लिए भी लेके जाया जाता था। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले स्कल्पचर से, जो है नटराज, चोला पीरियड का। तो द नटराज इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक क्रिएशन ऑफ द चोला ब्रोंजेस। तो चोला उस टाइम पे डायनेस्टी के टाइम पे सबसे जो आइकॉनिक क्रिएशन था वो था नटराज। इट रिप्रेजेंट, तो ये बेसिकली जो मूर्ति है वो रिप्रेजेंट करती है लॉर्ड शिवा को, जो एक कॉस्मिक डांसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एक तांडव करते हुए उनको परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है। जो एंड साथ ही ये सिंबलाइज करते हैं क्रिएशन को, प्रिजर्वेशन को एंड डिस्ट्रक्शन को। डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर एंड प्रोटेक्टर के रूप में इनको हम सिंबलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। फीचर जो है नटराज ब्रोंज का वो है
पहला, शिवा डांसेस इनसाइड अ सर्कल ऑफ फ्लेम्स, जिसे प्रभम मंडाला बोला गया है। ही हैज 4 आर्म्स, तो इसमें जो इनके 4 आर्म्स भी बाजू दिखाई गई है। एक बाजू है जिसमें एक जो हैंड है वो उसमें उन्होंने डमरू ले रखा है, जो कि क्रिएशन को शो करता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड जो दूसरा है उसमें अग्नि है, यहाँ दिस इज द अग्नि। एंड नेक्स्ट जो आता है वो है wait, या तो नेक्स्ट जो हैंड है उसमें अभ्या मुद्रा में है, जो प्रोटेक्शन को शो कर रहा है। दिस इज द अभ्या मुद्रा, प्रोटेक्शन को। एंड जो फोर्थ पॉइंट टू हिज रेज फुट सिंबलाइज करता है लिबरेशन को। एंड इनका जो पैर है वो सिंबलाइज क्या कर रहा है, लिबरेशन को। द राइट लेग क्रशेस डिमोन, एंड जो उनका राइट लेग है वो डिमोन को क्रश करते हुए दिखाया गया है, जिसका नाम है अपस्मारा। सिंबलाइज करता है ये इग्नोरेंस को। Here is space on both sides showing the energetic movement of the dance, perfect balance, rhythm and grace. तो ओवरऑल जो ये स्कल्पचर है इसमें एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है, रिदम में, ग्रेस में, एंड उनको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे कार्व किया गया है मूर्ति को। एंड नेक्स्ट हम सिंबलाइज देख लेते हैं कि इसका सिंबलिज्म बेसिकली है किस पे। तो कॉस्मिक साइकिल को ये जो मूर्ति है वो रिप्रेजेंट करती है, जिसमें हमारे बर्थ, लाइफ, डिस्ट्रक्शन एंड रीबर्थ को शो किया गया है। तो शिवा एज अ नटराज रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, कॉस्मिक साइकिल को। तो दैट इज द नटराज स्कल्पचर चोला पीरियड, दैट इज फिनिश्ड। नाउ वी हैव टू मूव ऑन दी अदर स्कल्पचर नेम देवी उमा। तो ये भी जो स्कल्पचर है वो भी चोला पीरियड का ही है। तो देवी उमा ऑल्सो नोन एज पार्वती, तो देवी उमा को मतलब यहाँ पे जो उमा है वो पार्वती को शो किया गया है। इज अनदर सिग्निफिकेंट ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ चोला, तो ये भी चोला एरा का ही है, डायनेसिटी का। शी इज डिपिक्टेड एज अ डिवाइन फेमिनाइन, तो उनको एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह यूज डिपिक्ट किया गया है, द जेंटल, नर्चरिंग एंड द ग्रेसफुल एस्पेक्ट ऑफ गॉडनेस। तो देवी के रूप में इनको शो किया गया है, यहाँ पे जेंटल है, ये नर्चरिंग है, एंड ग्रेसफुल तरीके से इसको कार किया गया है। इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो पहला फीचर है वो है स्टैंड्स इन अ जेंटल त्रिभंग पोस्चर। तो इनका जो पोस्चर है वो उसका नाम दिया गया त्रिभंग, त्रिभंग पोस्चर, थ्री बेंड पोज। तो आप देख सकते हो ये बेंड तरीके से जो पोज दे रही है इसको बोला गया थ्री बेंड पोज। कैरीज एन एक्सप्रेशन, इसमें एक कामनेस एक्सप्रेशन एंड डिवाइन ब्यूटी को भी दिखा। तो डिवाइन ब्यूटी है एंड कामनेस को भी इनके एक्सप्रेशन के थ्रू हम देख सकते हैं। वियर एलाबोरेट ऑर्नामेंट, क्राउन एंड ड्रेपरी, तो आप देख सकते हो उन्होंने क्राउन पहना हुआ है, साथ ही साथ पीछे भी देख सकते हो, एंड ड्रेपरी भी धारण कर रखी है, साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स भी है उन्होंने पहन रखे हैं। तो अब यहाँ पिक्चर में आप ऑब्जर्व अच्छी तरह कर सकते हो, आप एक बार बुक भी आप चेक कर सकते हो, उसमें आप अच्छे तरीके से देख पाओगे। स्लिम वेस्ट, राउंड फेस एंड स्मूथ कॉन्टोर शो मास्टरी ऑफ आइडल प्रोपोर्शन, एंड बहुत आइडल प्रोपोर्शन तरीके से इसको बनाया गया, बहुत ही डिटेलिंग के साथ, हर चीज का ध्यान रखे। ऑफन पेयर्ड विद शिवा ब्रोजेस टू फॉर्म उमा माहेश्वरा कंपोजिशन। अक्सर जो इनको ये जो पिक्चर इनको पेयर किया जाता है शिवा के साथ, जो दिखाता है उमा माहेश्वर कॉम्पोजिशन को फॉर्म करती है। इनका जो सिंबलाइजेशन है, सिंबोलिज्म है, वो है देवी उमा रिप्रेजेंट करती है ब्यूटी को, फर्टिलिटी को, स्ट्रेंथ को एंड कंपैशन को, रिफ्लेक्टिंग चोला डिवोशन टू शक्ति। तो दिखाते हैं कि जो चोला डायनेस्टी है वो शक्ति को कैसे देखते थे, एज अ ब्यूटी, फर्टिलिटी एंड। तो हम देख सकते हैं कि जो देवी उमा है पार्वती, तो उस समय के जो लोग थे वो देवी उमा को एज अ फेमिनिन या फिर स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ वुमन के रूप में देखते थे। So these two sculpture we have finished this chapter now. Uh, we have end this chapter. Thank you everyone for watching this video. Like, share, if you liked my video, then like, share and subscribe to my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।